नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने साझा गठबंधन बनाया था। तमाम विपक्षी नेता एक मंच पर आए थे। तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। महज 6 महीने में ही गठबंधन के दावे की एक तरीके से हवा निकल गई। गठबंधन बिखर गया है। सबसे पहले नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्ष को एक मंच पर ला खड़ा किया, खुद ही गठबंधन से अलग हो गए, बीजेपी से हाथ मिला लिया। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एन पहले बीजेपी से नाता जोड़ लिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खटपट जारी है। नेताओं में आपसी तालमेल का अभाव दिख रहा है। यूपी में भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन पुराने सहयोगी आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन लगभग थाम लिया है। नानुकुर करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन वहीं पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बीजेपी मिशन 400 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में सिंधमारी कर रही है। तो वहीं विपक्ष अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रहा है। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। समीकरण में असंभव दिख रहे सीट को जीत लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कुनबा बिखरता दिख रहा है। पार्टी के विधायकों के क्रॉस वोटिंग के जरिए आलाकमान की नाफरमानी कर दी। बिहार में महागठबंधन के 3 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का कुनबा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी कर रही है खेल, महागठबंधन हो गया है फेल? इंडिया गठबंधन में वामपंथी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में तृणमूल भी है। जो 28 पार्टी थे, अभी 26 हुए हैं। पलटी कुमार जाने के बाद और आरएलडी जाने के बाद हम 26 पार्टियां हैं। उसमें तृणमूल है और ममता बनर्जी ने कहा है हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। वामपंथियों ने भी कहा है हम गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। अंतिम रूप क्या होगा ये कांग्रेस हाईकमांड, हम कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, वो तय करेंगे। मैं सिर्फ जो तय हुआ है उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, परेशानी में है कि वो उम्मीद ही नहीं थी उनकी कि हमारा सीट शेयरिंग अरेंजमेंट होगा समाजवादी के साथ, हमारा गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी के साथ। ये सब उनको आश्चर्य हुआ है। अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल बाकी है और जम्मू और कश्मीर बाकी है, उसमें भी कुछ अंतिम रूप दिया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये समय लगता है, कठिन है, मुश्किल है, सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम इन पार्टियों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। 10 साल अन्याय काल जो हुआ है और हमारी जनता को छुटकारा दिलाना इस अन्याय काल। वहीं महागठबंधन से दूरी बनाने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने महागठबंधन से अलग होने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन सीएम नीतीश ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक ना होने की बात कहकर महागठबंधन से किनारा करने की बात कही। अब ये सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ। इंडिया में तो नहीं है हम। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण बताएंगे जब। उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया।
तो ये सिमटता विपक्ष आखिर कैसे एनडीए को चुनौती दे पाएगा, चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। हमारे साथ सौम्या रांधेलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सौम्या जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कृष्ण जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पे। शुरुआत सौम्या जी आपसे करूंगा। अगर इसी तरीके से विपक्ष सिमटता रहा, फिर कैसे टक्कर दे पाइएगा बीजेपी और एनडीए को? आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, संपूर्ण न्यूज चैनल का। आप बाकी सभी को मेरा नमस्कार और देश की जनता को मेरा नमस्कार। नीतीश कुमार जी का भी जो बयान चल रहा था, नीतीश कुमार जी को तो अपना उपनाम पलटू कुमार रख लेना चाहिए। जो व्यक्ति ये कह रहा था मर जाऊंगा मगर मोदी जी की सरकार को, भाजपा को ज्वाइन नहीं करूंगा, वो व्यक्ति यूं पलट गया। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र की लड़ाई है और हमारी चुनौती सबसे बड़ी है जो अब आगामी चुनाव की, वो है निष्पक्ष चुनाव की। अगर एजेंसीज इनके हाथ में रहेंगी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज इनके हाथ में रहेंगी, मीडिया को ये कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजों से इस तरीके से दबाव डाला जाएगा विपक्ष के नेताओं पर, तो कैसे क्या करेंगे। और रही बात, आपने बोला कि गठबंधन बिखर है, बिल्कुल नहीं सर। विधानसभा में अभी हम एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़े थे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा। इतने सारे लोगों को, इतने सारे नेताओं को एक पन्ने में लाने के लिए कुछ समय तो लगेगा, जिसमें हम एक्चुअली काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक। तो कुछ लोग हैं जो बिखर के इधर उधर भागेंगे भी, भाजपा के जो आपके साथ हैं वो भी आपके विरोध में है, जो आपके साथ हैं वो भी। सौम्या जी, आप नहीं, कैसे? आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए आप दिल्ली में वोट मांगिएगा ना? क्यों नहीं? हम तो लेकिन पंजाब में मध्य प्रदेश में जो सीट है वो सपा को गई है, तो हम मांगेंगे ना उनके लिए। बिल्कुल मांगेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, वही गठबंधन धर्म है। लेकिन पंजाब में आप जाकर के उनके कैंडिडेट के खिलाफ वोट मांगिएगा? देखिए, जो गठबंधन हमारा जिस राज्यों से जैसा गठबंधन बना हुआ है, जैसे अभी लोकसभा की सीट का आगामी टाइम पे वितरण किया जाएगा, हम वैसे जैसे हमारे सीनियर्स बोलेंगे हम वैसे चल। नहीं, पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, ये तो अनाउंस किया जा चुका है। पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, ये क्लियर है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम अपना लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? नहीं तो फिर वही मैं, ये गठबंधन का किस तरीके का ये स्वरूप है? अगेंस्ट बीजेपी है। ये जितने लोग हैं जो भाजपा 400 पार का अभी आपने जिसपे चालू करा था, 10 साल झूठ बोलने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं 400 पार। अगर जो आपका इलेक्शन कमीशन पे इन्हीं के लोग बैठेंगे तो 400 क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं हो। अच्छा, तो मतलब हमारा फेयर इलेक्शन नहीं होगा, आपका ये कहना है कि फेयर इलेक्शन नहीं होगा? फेयर इलेक्शन अभी विधानसभा में हुआ था और अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट का, जो पूरी तरीके से अभी लगी हुई है कि निष्पक्षता ना हो। मगर अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के जो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से 3 डायरेक्टर आप अभी गूगल करके देख लीजिए, भाजपा के हैं। ठीक है प्रधानमंत्री कृष्ण कुमार जी, अब ये गंभीर आरोप है कि आप चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होने दीजिएगा। नहीं, कांग्रेस हम ये बोल रहे हैं नहीं होना प्रिकॉशन ले रही है। नहीं तो एक चुनाव एजेंसी पर संदेह थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सौम्या जी, क्लियर कीजिए। में रक्षा का कृष्ण जी, एक सेकंड कृष्ण जी, सौम्या जी जरा आप क्लियर कीजिएगा ये कि क्या आपको फेयर इलेक्शन होगा या नहीं होगा 24 में? जी, हमें बहुत डाउट है कि फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब डाउट पे आ गए। कृष्ण जी अब कह रहे हैं कि डाउट है कि फेयर इलेक्शन होगा। देखो, कांग्रेस को उस परिवार के बाहर की हर व्यवस्था पर डाउट है। केवल जो डायनेस्टी है परिवार की, उसी के लिए कांग्रेस समर्पित है। कांग्रेस की राजनीति दल के लिए है, देश के लिए नहीं, परिवार के लिए है, प्रजा के लिए नहीं। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार के वक्तव्य जारी करते रहेगी और एडवांस हार होनी तय है। इसलिए कांग्रेस एजेंसियों पर संदेह कर रही है, चुनाव पर संदेह कर रही है और जनता में एक भ्रम की स्थिति बनाकर सहयोगी दलों के साथ साथ देश की जनता को भी भुलावे में रखने की और खुद को जिंदा रखने की राजनीति कर रही है। लेकिन कृष्ण जी देखिए, आप ये जरूर कह लें कि वहां जो भी है चीजें चल रही हो, अभी एनडीए के अंदर भी
जो हो जाना चाहिए था सीट शेयरिंग, वो आपके अंदर भी नहीं हुआ है। खटपट आपके अंदर भी चल रही है, आपके गठबंधन में भी खटपट चल तो रही है। देखो, निश्चित रूप से लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी की खटपट लोकतंत्र का स्वाभाविक स्वभाव है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 सीटें लेकर आ रही है। जिनको सत्ता में साझेदारी चाहिए वो समझौता भी करेंगे, हमारे साथ भी रहेंगे और इस देश की चिंता भी करेंगे। और जिनको उस इनकी वॉशिंग परिवार मशीन की में धुल भी परिक्रमा में जाएगी। रहना है वो वहीं जाएंगे और फिर छोड़कर आएंगे। जैसे नीतीश जी पर ये कह रहे थे, बाकियों पर सब पर ये कह रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल इनको पंजाब में धक्के मार रहे हैं, हो सकता है चुनाव आते आते दिल्ली में भी धक्के मारने लगे। नहीं तो इसमें वो तो उनका अलायंस है, वो अपने तरीके से अलायंस कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें आपको क्यों दिक्कत? वो तो उनका अलायंस है। आप अपने अलायंस की स्थिति क्लियर कीजिए। आपने अभी तक सीट शेयरिंग किसी भी स्टेट में नहीं किया है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव भी डिक्लेयर नहीं किया। इतनी एडवांस प्रिपरेशन की जरूरत हमें कहां है? हम खुद मजबूत हम तो स्थिति में हैं। सर तो जब एक सेकंड सौम्या जी, जब आपको अभी वक्त लेना है तो वही वो गठबंधन भी ले रहा है। कई स्टेट में उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी कर लिया है। यूपी में तय कर लिया, इसके अलावा गुजरात में तय कर लिया, एमपी में तय कर लिया, दिल्ली में तय कर लिया। ये स्टेट में तो इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस तो आप जो तो इंडिया पीछे है। गठबंधन को लीड करना चाहता है और जिन राज्यों में सीट शेयरिंग हुई है उनको अगर आप जोड़ेंगे तो कांग्रेस की स्थिति समझ में आएगी। कांग्रेस वास्तव में उन राज्यों में कहां स्टैंड कर रही है, कितनी बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में एक सांसद वाली पार्टी है कांग्रेस। कौन सी सीटों का गठबंधन वहां कांग्रेस को कितना सत्ता में ले जाने का काम आएगा। इसलिए हम निश्चिंत हैं, हमें मालूम है कि हमें किसके साथ कितना गठबंधन करना है और हम 10 साल से इस विषय को देख रहे हैं। कृष्ण जी, आपको चिंता इस विषय कांग्रेस में की आप ज्यादा लग निश्चिंत रही है। रहें। कांग्रेस की चिंता पूरी ज्यादा- भाजपा को, अभिषेक जी, पूरी भाजपा को एक्चुअली पिछले 10 साल से सिर्फ कांग्रेस क्या कर रही है पिछले 70 साल में। चलिए ठीक है सौम्या जी और कपीश जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। संदेश खाली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया गया है। टीएमसी नेता को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बंगाल पुलिस ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 55 दिन से संदेश खाली का मुख्य आरोपी फरार था। हाईकोर्ट के आदेश पर आज उसकी गिरफ्तारी हुई। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मांगा था लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ और नजर 8 में वो सुनर का प्यार था वो अलाउ हो गया। नहीं, 2 केस में, एक पुलिस ने सुओ मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था वो ईडी का वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ और वो 8 में सुनर का प्यार अलाउ हुआ। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं
कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं चैतन्य शर्मा जी, यहाँ लिखिए। छः ये पिटिशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उस पर? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के तो विधानसभा स्पीकर ने 6 बागी विधायकों पर कार्रवाई की है और उन्हें सस्पेंड कर दिया है विधानसभा से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं सिमटते विपक्ष की, कि जिस तरीके से विपक्ष सिमट रहा है, क्या 2024 में एनडीए को चुनौती दे पाएगा। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। अब आपके पास कपीश जी आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा सर, कैसे चुनौती दे पाएंगे। विपक्ष तो एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी ही राज्यसभा चुनाव में एकजुट नजर नहीं आई। बहुत स्पष्ट बात है कि विपक्ष की अगर एकता ना होती तो इतना इनके अंदर दुर्बलता ना होती कि सत्ता का जो है दुरुपयोग करती है। और सत्ता का दुरुपयोग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड ये लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी जी, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। 12,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने किससे लिया, किसने दिया, किस तरह का पैसा है, सफेद है कि काला है, कोई इसमें लॉ के अंदर चीजें नहीं आती थी। ये गैर संवैधानिक चीजों को इन्होंने सरकार गिराने में, विधायकों की खरीद को रोक करने में एंटी डिफेक्शन लॉ बना हुआ है और आप उसके मनोवृत्ति के विपरीत जाके आप पार्टियों को छल से साम दाम दंड भी, जिसके वजह से आज
भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि बहुत कमजोर हो चुकी है इंडिया के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर मजबूत होती तो हमें आप बताइए कि इनका एनडीए कहाँ है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, हम तो 26 आज 20 हाथ में संलग्न है और सब बड़े दल हैं। इनके तो 38 ऐसे दल हैं जिसमें से 28 का तो ये नाम ही नहीं जानते हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके पास एक पार्षद नहीं हो, विधायक और राज्यसभा सांसद की बात अलग कर, एक मीटिंग के बाद आप दूसरी मीटिंग नहीं कर पाए। कोई संयोजक आपका नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। और अभी देखिए जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि भैया हमारा जो गठबंधन है वो बधुआ मजदूरों का गठबंधन है। हम जो तय करेंगे, सत्ता जो तय करेंगे तो 70 सीटें हमारी। कपीश जी, आपको लगता है कि ये शब्दों का जाल बुन लेने से आपके पार्टी के अंदर की जो स्थिति रही, आप उसको क्लियर कीजिए ना। आपके विधायक बिके हैं, अगर आप ये कह रहे हैं तो आपके विधायक बिके हैं। आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे बिकाऊ विधायक हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया था आपने? पहली चीज तो ये है कि कौन किस वजह से गया है। हाँ। ये आपको देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और पुलिस का दिखाया कि आप डबल है। और दूसरी तो मैंने आपको कहा कि विश्व की सबसे अमीर पार्टी बनने का खिताब जो इन्होंने पिछले 10 वर्षों में प्राप्त किया उसका सर, अमीर गरीब ये शब्द, मैं वही कह रहा हूं, शब्दों के जाल से नहीं होगा सर। आपने ये कहा कि विधायक बिके, आपने ये कहा विधायक बिके, आप ही के विधायक थे, आप ही की पार्टी के विधायक थे, चीफ विप थे, चीफ विप जो हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ा। तो आप बताइए तो क्या आधार क्या है? कोई सबूत आपके पास है? रखिए तो सामने कि हाँ बीजेपी ने खरीदा है। आप सबूत तो सामने रखिए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से इन्होंने अमर्यादित बयान जारी किए हैं, जिस तरीके से तोड़ फोड़ पूरे देश के अंदर की, महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर उद्धव ठाकरे साहब इस्तीफा न दिए होते तो शायद उनकी सरकार बरकरार रह जाती, क्योंकि वो तो इनके आदेश उन्होंने दिया। तो मीडिया ने प्रश्न खड़ा किया, अरे आप उनसे पूछते हैं कि जिन पर हमला हुआ ये कत्ल करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हमारे देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो आप इनसे पूछिए कि सत्ता का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो आप एक चीज कहते हैं कपीश जी, एक चीज मुझे बताइए कि मैं खुल के कहता हूं मेरे घर पे ईडी सीबीआई भेज लो, मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ईडी सीबीआई क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भेजते रहो ईडी सीबीआई। अब आपको हम एक बात कह दी, अगर गलत होगा तभी तो ईडी सीबीआई का डर भी होगा। नहीं, जो ईडी का एक्ट है उसमें सबूत का भाग परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, जैसे तो मतलब ये हत्या में अंतर है। नहीं, सुन लीजिए, पूरा ध्यान लीजिए, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, ठीक है, क्रिमिनली प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपको जानना चाहिए जी। 302 के अंदर पुलिस को साबित करना पड़ता है कि इसने हत्या की है, और 304 भी दहेज हत्या के अंदर जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको साबित करना पड़ता है कि साहब हमने ये नहीं किया है। हाँ। बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ। उसी तरीके से ईडी एक्ट के अंदर भी सबूत का भार परिवर्तित है। हम आपके ऊपर लगा देंगे तो आपको बेल तो साल भर नहीं मिलेगी, उसके बाद आप साबित करते रहिए। सर कोई भी सर जबरदस्ती कोई सजा तो नहीं दिलवा देगा। और कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो जज साहब चीजों को देखेंगे ना। बिना सबूत के तो कोई एक्शन नहीं हो सकता है। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है कपिल जी, संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक लाइन सुन ले, बहुत जरूरी है आपके लिए भी और आपके लोगों के लिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो सीबीआई और ईडी का जो सजा है वो 0.5% है, यानी 99.95% जो है कन्विक्शन नहीं हुआ है। यही इसका दुरुपयोग है जो मैं आपको बता रहा हूं। वही तो मैं कह रहा हूं कि कोई क्या कर सकते हैं। एक साल बेल नहीं मिलेगी, एक साल बेल नहीं मिलेगी। अगर आपको संघर्ष करना है, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जिस तरीके से कपीश जी कह रहे हैं सीबीआई और ईडी के डर की वजह से
ये जो हम भगदड़ देख रहे हैं, विपक्षी विधायक जो हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, सिर्फ सीबीआई और ईडी हो सकता है कारण? धनबल और बाहुबल भी है, पद का लोग भी है, संदीप जी। ये सारी चीजें। हेलो अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। अभिषेक जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, जब मामला इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का आता है या इनकी हार का मामला आता है, तो ये लोग ईडी, सीबीआई, अलग अलग एजेंसियों के नाम लेते हैं, उनके ऊपर चीजें डाल देते हैं। जब चुनाव हारने का आता है तो सीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। देखिए, हमें अपनी कमजोरी को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा अभिषेक जी कि हमारे लोग बिकते क्यों हैं या हमारे लोग टूटकर क्यों चले जाते हैं। ये चीजें आज से नहीं है अभिषेक जी। ये देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े सरकत जो आजादी से लेकर हरियाणा में कितना बड़ा कपीश जी देखिए, वो आप बोल रहे थे तो वो चुप थे, सुन रहे थे आप। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को छोड़कर चले गए, कपीश चले गए, आपने पूरे बहुगुणा को इनको छोड़ करके चले गए। इतने बड़े बड़े नेता लोगों को छोड़कर चले गए और आज तक देखिए, इन्हें देखना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। मैं आपको अभिषेक की वजह बता देता हूँ। वजह है इनकी जो लोकल बॉडीज है, जो इनके एमएलए सांसद हैं, उनकी रीच नहीं होती है उस हाईकमान तक, वो गांधी नेहरू परिवार तक नहीं पहुंच पाते। उनके चारों तरफ तो लोगों की बात वापस नहीं पहुंचती क्योंकि कांग्रेस के पास नहीं है। अगर जिले की कोई समस्या है तो जिले के पास नहीं जाती, जिले के अध्यक्ष की कोई प्रॉब्लम है तो के पास नहीं जाती, प्रदेश के नेताओं की कोई प्रॉब्लम है तो वो कपीश जी एक एक करके सर, ऐसे में फिर आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ पाएगी। एक एक करके भाई को एक बात समझनी चाहिए, वो विश्लेषक है, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर। मैं बार-बार अच्छा एक चीज बताइए कपीश जी बगल में अखिलेश जी के बैठते हैं। नहीं, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई आपकी पार्टी में कुछ खामी है, कुछ कमी है, उसे दुरुस्त करने के लिए आपको बोल रहा है तो वो आपका विरोधी हो गया और वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। मैं आपको बताऊं, तो वो वही बता रहे ना, हमें अपने अंदर की कमियों को भी देखना पड़ेगा, वही वो कह रहे हैं। अभिषेक भाई, बिकने वाले और खरीदने वाले में कमी है। गैर विधिक कार्य ये है, जो बिकता है, जो खरीदता है, पार्टी नहीं होती है। सर आप ये मुझे 2022 में हम तो सत्ता में नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके विधानसभा के पूर्व इनके 16 विधायक, जिसमें की 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री, वो हमारी पार्टी का कपीश जी आज अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अगर छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में ये कमियां हैं, आपको पता होगा 23 स्पेशल 23 आप कांग्रेस के दिग्गज नेता थे सभी, तो पार्टी की कमियों को अगर वो बता रहे हैं तो वो दुरुस्त कीजिए ना, वो पार्टी के हित के लिए ही बता रहे हैं। ना पार्टी की कमी नहीं है। जब आपको मालूम है कि शिवसेना से वहाँ गठबंधन है और वहाँ पे वो टिकट शिवसेना को जा रहा है, चलिए तो ठीक है, कांग्रेस के टिकट पे आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपने भाजपा का रास्ता पकड़ लिया। ठीक है सर, अब सुन लीजिए, 10 सेकंड में जल्दी से बात पूरी कीजिए संदीप जी, फिर मैं सौम्या जी के पास जाता हूँ। ठीक है कपीश जी, अब वेट सर, प्लीज अब वेट। लेकिन वो कांग्रेस, ठीक है प्लीज वेट, संदीप जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सौम्या जी के पास जाता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड। अभिषेक जी, मैंने सभी को बड़े ध्यान से सुना और मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके इंडिया गठबंधन का मेन हिस्सा नहीं जेडीयू, नीतीश कुमार को आपको छोड़कर चले जाते हैं, वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। आपसे बिल्कुल खासम खास रहे जयंत चौधरी, जिन्हें आप ये कहते थे वो कभी नहीं छोड़ सकते, कभी साथ नहीं छोड़ सकते, वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं। अब लगातार आपके नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लगातार आपके पार्टी में टूट हो रही है, क्रॉस वोटिंग हो रही है। ये सब किस चीज के संकेत है अभिषेक जी? ये संकेत है कि ये अलायंस लगातार कमजोर हो रहा है और चुनाव से पहले अब मैं सौम्या जी के पास जा रहा हूँ। कौन तरफ बढ़ रहा है, कौन हाथ की तरफ बढ़ रहा है? जब किसी की नाव से या किसी की गाड़ी से सवारियां उतरने लगती है तो समझिए वो गाड़ी खाली होने वाली है। बिल्कुल सौम्या जी, अब देखिए
अगर मेरे घर में कोई परेशानी हो रही है, मेरे घर परिवार का अगर कोई व्यक्ति नाराज है, तो उसकी नाराजगी हम दूर करेंगे, उसकी समस्या दूर करेंगे। कांग्रेस वो क्यों नहीं कर रही है? आपकी पार्टी के कई नेता नाराज हो करके उसके बाद बीजेपी का रुख कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं देख रही? आप नाम बताएं, आप किन की बात कर रहे हैं? जी आप नाम बताएं मुझे, आप किन की देखिए बात कर कि रहे हैं? आपके 6 विधायक अभी वर्तमान की स्थिति है राज्यसभा चुनाव की, 6 विधायक नाराज बताए जा रहे थे। महाराष्ट्र में अभी जो हुआ, अभी आपने उनसे पूछा, उनकी आवाज मुझे काफी हालांकि कटकर सुनाई दी है। मुझे जो समझ आया कि अभी आपने उनसे पूछा कि ईडी सीबीआई ऐसे तो नहीं पहुंच जाती। हाँ। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कितना कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर होता था, 24 घंटे के अंदर यहाँ पे सबक। वही नेता जब भाजपा सरकार को करते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुलकर एक अलग ही नेता निकलता है। पूरे के पूरे उनके मामले ना ईडी दिखती है ना सीबीआई दिखती है। और क्या सारा करप्शन पूरे विपक्षी नेताओं में ही है इनके साथ? ठीक है, सौम्या जी की आवाज नहीं आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं। उसके बाद सौम्या जी आपकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं सिमटते विपक्ष की। सौम्या जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बोल रही थी, बोलिए अब। जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने सबूत मांगा था ना, हेमंता विश्व शर्मा से बड़ा क्या सबूत है? बीजेपी में जाने के पहले उन पे अनेकों आरोप थे, अचानक वो सारे आरोप खत्म हो गए। क्यों? अब उन पे जांच क्यों नहीं बैठ रही? अजीत पवार अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था भ्रष्टाचार के ऊपर, बीजेपी में शामिल हुए, ठीक हो गए। और भाजपा के किसी भी बड़े नेता के खिलाफ, मतलब भाजपा बिल्कुल ही साफ है, आपका कहने का मतलब कि उनके यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इनके खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों नहीं बोलती? कितने नाम है आपका? शुभेंदु अधिकारी जी थे जो बंगाल के, और ऐसे अनेकों नाम है, नारायण राणे महाराष्ट्र के, जिनको जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकले और उन पर इतने आरोप थे सारे क्लीन कर दिए गए। और आप उनसे भले ही बोल रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए, लेकिन सबको सारे लोग जानते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाइए और आपके साथ उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है कृष्ण जी, ऐसा क्यों होता है? केवल यही काम कर रही है। देखा जाए तो देखो, भाजपा में तो आधी दूसरी पार्टी बैठी है। मेरे को तो भाजपा के नेताओं के लिए बड़ा लगता है कि जिन नेताओं को वो एक्चुअली बुरा भला कहते रहते हैं सालों साल, अचानक वही नेता उनके ऊपर मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं। ठीक है कृष्ण जी, ऐसा क्यों होता है? हेलो, देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं उनमें से कितने लोग आरोपों में आए या बिना आरोपों में आए? किसी पर जो प्रकरण चल रहा था कोई वापस लिया गया हो तो सौम्या जी बता दें। अगर हमारे देश की एजेंसियों की कार्य पद्धति में खामी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी थोड़ी है। अभी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी जमानत पर चल रहे हैं और न्यायालय उनको सजा नहीं सुना रहा है। अगर वो भाजपा में आ जाए तो क्या दोषी भाजपा होगी? कुल मिलाकर सिस्टम पर विश्वास नहीं है, सिस्टम पर विश्वास नहीं है। हर बात में भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर देना और हर बात में लोकतंत्र की हत्या की बात करना, जबकि यहाँ तो परिवार को पंच किया जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या कहलाएगा। मैं एक छोटी सी बात सौम्या जी से और सपा वालों से पूछना चाहता हूँ, अभी कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग हुई, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? हिमाचल में भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित किया गया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आपको अपनी मेडिसिन का स्वाद आ गया ना, की कोशिश की है। आप बार-बार आपके पास ना नीयत है ना नेतृत्व है, आप केवल निलंबित कर दिए, उसके बाद आप जो आपका मन आएगा वो पारित करवा चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, और यही कारण है कि जनता आपके साथ नहीं है। मेडिसिन का तो आप लोगों को चीटी काट ली। कल हिमाचल में भी आपके नेताजी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। चंडीगढ़ चुनाव में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, इलेक्टोरल कॉलेज में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। 150 के ऊपर विधायकों को निकाल कर आपने बाहर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट डे आपने उनको लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण आपका जो कांग्रेस ने लगाया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करती है और जिस प्रकार की स्थिति बंगाल में है, निश्चित रूप से आपातकाल आयोजन करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इसलिए इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस ने तो छोटी छोटी बातों के लिए
देश में 56 बड़े आपातकाल लगाया है। कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है लोकतंत्र की हिमायत में? ठीक है, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं, पटवा। ठीक है कृष्ण जी और सौम्या जी। संदीप जी आपके पास आ रहा हूं और एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा कि क्या जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि टक्कर 2024 में INDI वर्सेस NDA लग रहा है? मुझसे कुछ जी संदीप जी, लग रहा है कि टक्कर की स्थिति है? नहीं, इंडिया गठबंधन जो है वो अंतर्विरोध का शिकार है, उसका कुछ नहीं हो सकता। संदीप जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।